प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रत्यवर्ती धारा में एसी परिपथ जिसमें एल व सी दोनों जुड़ा हो। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एसी परिपथ जिसमें आर एल हो, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करते रहें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसी परिपथ जिसमें एल व सी दोनों जुड़ा हो, तो जिस तरह से हमने अभी तक सभी परिपथ पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से ये परिपथ भी होता है। ठीक, तो इसमें क्या किए हैं हम, प्रेरकत्व एल और संधायित्र सी को प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। जब धारा स्रोत से धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर वी एल उत्पन्न होता है और संधायित्र सी के सिरों के मध्य विभवांतर वी सी उत्पन्न होता है। इस तरह से ये परिपथ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बस देना रहता है हमको और इसी को वर्णन करके लिखते हैं। इस तरह के टॉपिक में डेरिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णन देखिए, वर्णन बहुत ही आसान है। माना कि प्रेरकत्व एल और संधायित्र सी प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण V = V0 sin ओमेगा टी। अब यदि किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है तो ओम के नियमानुसार L और C के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ओम के नियमानुसार L व C के सिरों के मध्य विभवांतर VL और VC उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित हो तब ओम के नियम से ठीक, प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रेरकत्व L के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, VL = ठीक, V = क्या होता है, ओम के नियम से I × R होता है। ठीक, तो धारा तो आपका I रहेगा ही। अब R मतलब होता है प्रतिरोध, लेकिन हम L को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, अर्थात ये XL होगा। इसे दीजिए समीकरण 2। अब C के सिरों के मध्य विभवांतर, C के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक, C के सिरों के मध्य विभवांतर VC = होगा IXC, जहाँ पे इसे समीकरण 3 दीजिए। XC को और XL को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। और जब दोनों आपस में मिलते हैं और धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। ठीक, तो ये 3 समीकरण हम दे दिए। अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। जब एसी परिपथ में L हो तो धारा क्या होता है, धारा उल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। क्या होता है, धारा उल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। और C के लिए क्या होता है, धारा उल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखना। जब एसी परिपथ में L जुड़ा होता है तो धारा उल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है, और जब एसी परिपथ में C जुड़ा होता है तो धारा उल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। और R में क्या होता है, R में उल्टता और धारा समान क्रम में होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए और तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा परिपथ हमारा बना हुआ है। तो चलिए इन दोनों को निष्कर्ष करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। निष्कर्ष, एसी परिपथ अग्रगामी होता है। ठीक, तो हम जानते हैं जब एसी परिपथ में प्रेरकत्व L हो में धारा उल्टता से 90 अंश पश्चगामी,
तथा संधारित्र CH में धारा उल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है, ये हमें पता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे निष्कर्ष करके लिख लिए हैं। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, कला आरेख बनाएंगे। किसके किसके मध्य बनाएंगे भाई, VL और VC के मध्य कला आरेख खींचेंगे और इसके लिए फेजर आरेख भी बनाएंगे। तो इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे एक y अक्ष ले लेंगे, ये y अक्ष, और ये ले लेते हैं हम x अक्ष। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप धारा बना दीजिए। ठीक, ये धारा I है। अब धारा I क्या होता है, वोल्टता से, ठीक, प्रेरकत्व L में धारा I वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, VL लेंगे। ठीक, ये VL लेंगे। अब देखिए ये वोल्टता और ये धारा, तो धारा क्या है, वोल्टता से पीछे है, इस तरह से आ रहा है ये। ठीक, वोल्टता से धारा क्या है, 90 अंश पश्चगामी है, तो ये 90 अंश पश्चगामी हो गया, कौन, धारा। ठीक, किससे, वोल्टता से। दूसरा कंडीशन C के लिए क्या होता है, C के लिए ये होता है कि धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम VC को, और ये होगा 90 अंश अग्रगामी। ठीक, ध्यान दीजिए, अब ये धारा है और C से क्या है, ये 90 अंश अधिक है और ये वोल्टता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए VC क्या है, वोल्टता है, किसके लिए, संधारित्र के लिए। तो VC से धारा कितना अंश अधिक है, 90 अंश अधिक है, और ये VL है, तो इससे धारा क्या है, पीछे है। देखिए ये पीछे है और इससे आगे है। तो LH में धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है, ये पश्चगामी, और CH में धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो इस तरह से हम कला आरेख इसमें बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, कला आरेख हम इसमें बनाएंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में परिणामी क्या निकलेगा भाई, देखिए परिणामी को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, तो संख्या रेखा में हम देखते हैं सामान्य ये वाला भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब VC क्या है, नीचे की ओर है, तो ये ऋणात्मक होगा, और VL क्या है, ऊपर की ओर है, तो ये धनात्मक होगा। तो परिणामी वोल्टता V = VL - VC होगा, VL - VC। VL ऊपर की ओर है तो ये धनात्मक, और VC नीचे की ओर है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो परिणामी वोल्टता V = होगा VL - VC। ये हुआ VL और VC के मध्य कलांतर। ठीक, VL और VC की। अब चलिए फेजर आरेख बना लेते हैं। फेजर आरेख भी लगभग ऐसा ही बनता है, मतलब ऐसा ही बनेगा फेजर आरेख भी। आप क्या करिए, इस चित्र को, ठीक, ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दीजिए। मतलब ये सीधा है तो थोड़ा सा ऐसे इसको टर्न करेंगे तो हमको इस तरह से ये मिलेगा, ये इस तरह से, तो ये होगा VC। ठीक, वेक्टर दिखा सकते हैं आप, और ये होगा VL, और बीच में क्या है, धारा, तो ये होगा धारा। ठीक, धारा छोटा दिखा दीजिए, ये I। ठीक, यहाँ पे हम x अक्ष ले सकते हैं, इसको x अक्ष। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, ठीक, ये VL और I के मध्य कोण बनेगा 90 डिग्री, और ये वाला हमारा कोण बनेगा ω/L। ठीक, क्योंकि यहीं पे परिणामी निकलता है V, और V का मान क्या होता है, VL - VC। यहाँ आप लिख सकते हैं V = VL - VC। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, फेजर आरेख के लिए, फेजर आरेख। ठीक, ये ग्राफ आपका फेजर आरेख के लिए है, और ये ग्राफ VL और VC के मध्य कलांतर को प्रदर्शित करता है। इस तरह से फेजर आरेख का भी ग्राफ बना लिए हम। ठीक, फेजर आरेख ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बस इस ग्राफ को आप ऐसा टर्न कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो ये जो VL है यहाँ पे आ जाएगा, VC यहाँ आ जाएगा सीधा, और ये जो धारा इधर आएगा, परिणामी इसी की ओर निकलेगा यहाँ पे। तो ये परिणामी V = दिखा देना यहाँ पे VL - VC, और x अक्ष के साथ परिणामी ω/L का कोण बनाता है, और ये कोण बनेगा आपका 90 अंश। यदि आप π/2 लिखना चाहेंगे 90 की जगह, यदि आप π/2 लिखना चाहेंगे तो π/2 को आप रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
π/2 को रेडियन बोलेंगे, क्योंकि जब हम पाई में नापते हैं किसी कोण को तो उसे रेडियन से प्रदर्शित करते हैं, और 90 अंश में देते हैं तो 90 को हम अंश से प्रदर्शित करते हैं। अब निकालेंगे हम परिणामी वोल्टता। तो परिणामी वोल्टता चलिए मैं यहीं से निकाल देता हूँ, यहाँ पे जगह बचा हुआ है इसका। परिणामी वोल्टता, तो परिणामी वोल्टता चित्र से लेंगे। हाँ, चित्र से क्या होगा परिणामी वोल्टता? V इक्वल टू वी एल माइनस वी सी, V इक्वल टू वी एल माइनस वी सी, ये परिणामी वोल्टता। अब समीकरण 2 व 3 से वी एल और वी सी के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक। ये V इक्वल टू होगा, वी एल का मान क्या है? आई एक्स एल, और वी सी का मान क्या है? आई एक्स सी, ठीक। तो V इक्वल टू मिलेगा हमको, दोनों से I कॉमन निकाल लीजिए, और ये बचेगा यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी। अब एक्स एल का मान क्या होता है? एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, और एक्स सी का वैल्यू क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है, ठीक। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो V वैल्यू मिलेगा हमको, आई एक्स एल का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा एल, और एक्स सी का 1/ओमेगा सी, ठीक। और ये क्या है? ये जो समीकरण, इसको दीजिए समीकरण 4। समीकरण 4 परिणामी वोल्टता का सूत्र है, ठीक। अब समीकरण 4 से हम क्या करेंगे? प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो प्रतिबाधा करके हेडिंग डालिए, प्रतिबाधा, ठीक। ये समीकरण 4 से निकलेगा, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से प्रतिबाधा एक तरह से प्रतिरोध होता है, तो I को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा V/I। क्या होगा? V/I इक्वल टू, ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बचेगा, ओमेगा एल और ये 1/ओमेगा सी, ठीक। ये बचेगा हमारे पास। अब V/I क्या होता है? V/I होता है ओम के नियम से प्रतिरोध R होता है। क्या होता है? प्रतिरोध R। और हमको निकालना यहाँ पे प्रतिबाधा, तो V/I को हम प्रतिबाधा भी बोलेंगे, और प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं Z से। और कौन कौन सा पर इसमें जुड़ा है? L और C, तो ये होगा ZLC इक्वल टू ओमेगा एल और ये 1/ओमेगा सी। ये जो समीकरण है वो प्रतिबाधा के लिए शब्दसूत्र है, ठीक। ZLC इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इसको दीजिए आप समीकरण 5। समीकरण 5 प्रतिबाधा का सूत्र है। किसका सूत्र है? प्रतिबाधा का, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम धारा के लिए सूत्र। तो धारा के लिए सूत्र क्या निकलता है? धारा I का वैल्यू होता है V/Z, प्रतिबाधा क्या है? LC। पुनः हम क्या करेंगे? समीकरण 5 से ZLC का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो I इक्वल टू मिलेगा हमें V/ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ये किसके लिए सूत्र है? धारा के लिए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा I0 इक्वल टू V0 और ओमेगा एल और ये 1/ओमेगा सी। ये भी क्या है? धारा का ही सूत्र है, ठीक। इसे पुनः आप दे दीजिए समीकरण 6। इसके बाद देखेंगे हम अनुनाद। तो अनुनाद वह होता है जब प्रेरकत्व का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तब उस स्थिति को कहते हैं हम अनुनाद की स्थिति। क्या बताया मैं आपको? ये, ठीक। इसके लिए प्रतिघात क्या होगा? XL होगा, और इसके लिए क्या होगा? XC होगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब हम इसे क्या कहेंगे? अनुनाद की स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनाद की स्थिति कहेंगे। अर्थात, ठीक, ये देखिए इस तरह से बनेगा ये अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? XL और XC आपस में इक्वल होते हैं, अर्थात XL क्या है? ओमेगा एल, और XC क्या है? 1/ओमेगा सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे 1/ओमेगा सी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम? प्रतिबाधा में ले जाके रखेंगे, मतलब समीकरण 5 में। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हमको मिलेगा ZLC इक्वल टू ये ओमेगा एल माइनस
ओमेगा एल और 1/ओमेगा c आपस में इक्वल हैं, तो 1/ओमेगा c की जगह क्या रखेंगे हम, ओमेगा एल रखेंगे, तो ये होगा ओमेगा एल। तो जेड एल सी का मान मिलेगा हमें, ये दोनों कटेंगे तो हमको मिलेगा ये वैल्यू 0। जब प्रतिबाधा का मान शून्य होगा अर्थात धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। तो परिपथ में आपको अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए प्रतिबाधा का मान क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। ठीक, जब प्रतिबाधा का मान शून्य होता है तो परिपथ में धारा अधिकतम प्रवाहित होती है। तो समीकरण यहाँ से ले सकते हैं पुनः फिर हम इसको समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। ठीक, ओमेगा एल ओमेगा सी इक्वल है, मतलब यहाँ पे देखिए यही है, समझो ये समीकरण 6 है, मतलब ये दोनों का मान इक्वल होगा तो ये 0 होगा, अर्थात I0 का वैल्यू क्या होगा, V0/0। अब V0/0 मतलब ये V0 होगा, हाँ V0/0, तो I0 इक्वल टू हमको मिलेगा V0/0। किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू अनंत होता है। क्या होता है, उसका वैल्यू अनंत। तो दोनों प्रतिघात आपस में इक्वल होते हैं तो प्रतिबाधा का मान शून्य होता है, न्यूनतम होता है। तब की कंडीशन में धारा क्या होती है, परिपथ में अधिक प्रवाहित होती है, अर्थात समीकरण 6 मतलब यहाँ पे दोनों बराबर होंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो V0/0 होगा और I0 का वैल्यू मिलेगा हमें V0/0, मतलब ये क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, अनंत मतलब होता है बहुत अधिक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस स्थिति में धारा का आयाम अनंत होता है। क्या होता है, धारा का आयाम अनंत होता है। ठीक, यहाँ लिखिए इस स्थिति में धारा का आयाम अनंत होता है, अनंत होता है, और इसे कहते हैं हम विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं, इसे विद्युत अनुनाद कहते हैं, विद्युत अनुनाद की स्थिति। क्या कहते हैं इसे, विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं इस स्थिति को। तो ये हुआ विद्युत अनुनाद की स्थिति। ठीक, अब देखें इसी स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं और ओमेगा को कहते हैं कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इस स्थिति में अनुनाद की स्थिति कहते हैं, इसको पूरा लिख लेना। ठीक, इस स्थिति में धारा का आयाम अनंत होता है, इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो ठीक, दोनों आपस में फिर इक्वल दिखाया है, तो चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं, ओमेगा एल 1/ओमेगा c। अब ओमेगा को आप एल के जगह लाइए और एल को ओमेगा की जगह ले जाइए, तो ये ओमेगा एल की जगह आएगा तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर होगा। ठीक, और ये एल इसके नीचे जाएगा ओमेगा की जगह, मतलब ओमेगा यहाँ आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और एल यहाँ पे जाएगा तो ये होगा 1/LC। क्या होगा, 1/LC। अब इसके बाद का जो डेरिवेशन है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर जल्दी से इसका फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। स्क्वायर पक्षांतर होगा उधर, तो स्क्वायर पक्षांतर होता है तो क्या बनता है, वो रूट बनता है। तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा 1/√LC। क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, अर्थात ये जो स्क्वायर है वो पक्षांतर हुआ तो एक के ऊपर में रूट, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही होता है तो एक में रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये LC में रूट लगेगा तो ये हो जाएगा √LC। ठीक, अब ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है। क्या है, कोणीय आवृत्ति। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πν। ठीक, और न्यू को कहते हैं हम आवृत्ति। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप न्यू की जगह एफ भी लिख सकते हैं। ठीक, 2πν, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πν, न्यू को कहते हैं आवृत्ति। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा तो मुझे मिलेगा 2πν और 1/√LC। ठीक, तो न्यू को छोड़ना है और 2π को पक्षांतर करना है, तो न्यू इक्वल टू मिलेगा 1/2π√LC। ठीक, और
इसी को कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। क्या कहते हैं? इस न्यू को ही कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आपको पूछा जाएगा तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक, इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ तक, ठीक। डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c से। अनुनादी आवृत्ति आपको पूछा जाएगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा c। ये जो आपका अनुनाद निकला हुआ है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अनुनाद की स्थिति में जब दोनों प्रतिघात XL और XC आपस में इक्वल होते हैं तो धारा का आयाम अनंत होते हैं और इसे विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और इस व्यंजक को कहते हैं परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, ठीक। ये क्या है? परिपथ की तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति न्यू इक्वल टू क्या मिला हमें? 1/2π√LC। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम LCR परिपथ। LCR परिपथ मोस्ट IMP है पेपर के लिए, वो क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।